बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सरलीकरण और सन्निकटन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, यानी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस आरटीपी की शीट सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने शीट को डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करके सॉल्व भी कर लिया होगा, या तो प्रिंट करा के या तो पीडीएफ फॉर्म में ही देख करके सॉल्व कर लिया होगा। बेटा देखो, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है ना, तो जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ते चलूंगा, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं हूं उसको खुद ही सॉल्व करना, पहले सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ज्यादा उचित यह है कि सबसे पहले खुद ही सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, तो ज्यादा फायदेमंद तुम्हारे लिए होगा ये चीज, ये सीरीज। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? 309 का निकटतम मान, निकटतम मतलब जो सबसे नजदीक हो, नियरेस्ट हो, तो 309 के सबसे नियरेस्ट कौन सा इसमें दिख रहा है? देखो, अगर मैं 300 की बात करूं तो 9 के डिस्टेंस पे है ना, 9 घटा दोगे तो 300 मिल जाएगा। 350 की बात करूं तो ये 41 के डिस्टेंस पे है, क्योंकि 309 में 41 ऐड करोगे तब 350 मिलेगा। और 325 की बात करूं तो ये कितने डिस्टेंस पे है? ये 16 के डिस्टेंस पे है, क्योंकि 309 में जब 16 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 325। अगर मैं 400 की बात करूं तो बहुत दूर है, यानी सबसे नजदीक जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 300 जो है वो सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 7364 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7364 टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 तक वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है बेटा, तो 7364। अब इसमें देखो 100 कौन सा है? ये है आपका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 100 है। नियरेस्ट 100 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी नियरेस्ट 100 की वैल्यू पूछे तो आप क्या करना, इस वाले डिजिट को देखना, यानी कि उसके बगल वाले डिजिट को देखना। ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो है ये 5 से ज्यादा है, यानी कि 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो उस प्लेस पे हम लोग जैसे 1 ऐड कर देंगे, तो 7, 3 की जगह +1 करेंगे तो 7, 3 + 1 4 हो जाएगा, 7464। द आंसर विल बी 7464 नहीं, 7464
0 0, क्योंकि ये सारे तो 0 हो जाएंगे। यानी सैकड़े तक की बात कर रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं निकटतम सैकड़े का मान बताइए, तो सैकड़े पे जो डिजिट है, 100 पे जो डिजिट है, उसके बाद सारे 0 हो जाते हैं। तो 7400 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कह रहे हैं लगभग मान बताइए, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। अभी अब ऑप्शन में देखोगे ना, तो सारे ऑप्शंस जो हैं किसी में डेसिमल नहीं है। देखो किसी भी ऑप्शन में दशमलव संख्या नहीं है। यानी कुल मिला के ये बात आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये दशमलव को हटा दो किसी तरीके से। अब कैसे हटाएं, हटाएंगे कैसे बेटा? जो डेसिमल के बाद वाला अंक है यानी कि 4 को देखेंगे, क्या ये 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम। रूल हमारा वही है बेटा कि 5 या 5 से कम होगा तभी अप्रोक्सीमेशन लगेगा, यानी 1 ऐड होगा, वरना 1 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो 730 में क्या 1 ऐड होगा बोलो? नहीं होगा, यानी 730 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 731 कब होता बेटा? देखो 731 तब होता जब यहाँ पे 4 की जगह पे 5 होता या 6 होता या 7 होता, कुछ भी होता। 4 की जगह पे यहाँ 4 ना होकर के कुछ और होता, 7 8 9 कुछ भी होता, तो इसमें 1 ऐड हो जाता, तब 731 आंसर होता। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हमारा आंसर इस केस में ऑप्शन बी है, इसमें 730 आंसर होगा। ये वाला देखो, निकटतम हजारवें तक मान ज्ञात करना है। 335.0216 का निकटतम हजारवें तक, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 35.0216 टू द नियरेस्ट 1000th। देखो बेटा TH लास्ट में लगा है। मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी लास्ट में TH लगा हुआ हो ना, आपको ये समझ जाना चाहिए कि भैया ये दशमलव के बाद की संख्या है, यानी कि डेसिमल के बाद की संख्या है। देखो यहाँ हजारवां लिखा हुआ है, हजार का मतलब क्या होता है? जो 1000 प्लेस पे हो, लेकिन हजारवां का मतलब क्या होता है? कि जो डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस पे हो। जैसे देखो इसमें क्या है बेटा, ये है अपना इकाई, मतलब इकाई कह रहा हूं, 10वां 100वां 1000वां ये है ना, 1000 प्लेस 1000th TH लगा होगा लास्ट में, तो हजारवां प्लेस तो ये है। समझे? आपसे कह रहा है कि यहीं तक आपको निकटतम मान निकालना है, यानी इसके बगल वाले को देखो, बगल वाला है 6, तो 6 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.022, इसके बाद 0 हो जाएगा, तो 35.022 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा बी। ठीक, ध्यान से समझना बेटा इस बात को कि हजारवां और हजार में अंतर है। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो 1000th और 1000s अगर लास्ट में s है तो समझ लो वो डेसिमल वाले प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन लास्ट में अगर TH है तो वो डेसिमल वाले प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है बेटा। किसी संख्या के 1/4 के 5वां भाग 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, देन फाइंड द नंबर। 1/5 ऑफ 1/4 है, 1/5 ऑफ 1/4 यानी कोई नंबर है, हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हमने कहा जी माना कि नंबर x है, माना कि वो संख्या जो है वो x है। अब ये कह रहा है संख्या के 1/4 का 5वां भाग 15 है, तो संख्या का 1/4 मतलब 1/4, इसका 5वां भाग 15 तो 1/5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये देखो ये क्या है 1/4, ये क्या है 1/5, ये क्या है संख्या, तो संख्या के 1/4 का 1/5 पार्ट कितना है 15 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा बड़े आसानी से, देखो अगर ये ऐसा है ना तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, नीचे 4 पंजे 20 हुआ इज इक्वल टू 15 इंटू 20, इन दोनों को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंजे 20 इधर गया तो 15 हो गया 20, सॉरी 15 इंटू 20। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 300। ठीक है बेटा, तो ये 300 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये देखो संख्या 6354786 का निकटतम लाख तक सन्निकट मान है। द वैल्यू ऑफ 6354786 टू द नियरेस्ट लाख, लाख के निकट की बात कर रहा है तो लाख का कौन सा प्लेस है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी ये जो 3 है ये लाख के पोजीशन पे है, ये 3 ना बेटा ये लाख के पोजीशन पे है। तो इसके बगल में कौन सा डिजिट है देखना जरा, बगल में है 5, तो 5 के बराबर है तब भी 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 4 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 64 लाख हो जाएगा आंसर। समझे बात? चलो 64 इसमें आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, इसमें देखो क्वेश्चन 7 में देखो, आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए। देखो क्या लिखा है, आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए।
जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 87 हैं तो आभा को कितने अंक प्राप्त हुए? आभा गॉट 6 मार्क्स लेस देन अंजलि, वाइल आपसे पूछ क्या रहा है, आभा को कितने नंबर मिले हैं? वाइल while Garima got 12 marks more than Anjali. If the total marks hit 87, then how many marks did Abha get? देखो यहां से समझना बेटा, आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए और अंजलि ने गरिमा से 12 अंक अधिक पाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये आभा है, ये अंजलि है और ये गरिमा है, ठीक है बेटा। हमने यहां पे तीनों का नाम लिख लिया। ये क्या कह रहा है कि आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए, ठीक, और जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए। तो हमने मान लिया बेटा कि अंजलि को x मार्क्स मिले, ठीक है। तो आभा को अंजलि से क्या मिल रहा है बेटा? आभा को अंजलि से 6 अंक कम नंबर मिल रहे हैं ना। तो अगर अंजलि को x मिला तो आभा को मिला x-6, और गरिमा को कितना मिलेगा? जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अधिक पाए हैं तो गरिमा को x+12 मिलेगा। ये बात समझे? देखो यहां से फिर समझाता हूं मैं। आभा को अंजलि से, एक मिनट गया भाई, रुक जाओ जस्ट ए मिनट। तो आभा को अंजलि से 6 नंबर कम मिले हैं, मतलब अगर अंजलि को x मिला है तो आभा को मिला है x-6, 6 नंबर कम। गरिमा ने अंजलि से 12 नंबर ज्यादा पाए, यानी अगर अंजलि को x मिला है तो गरिमा को मिला है x+12, 12 नंबर ज्यादा, है ना। तीनों को मिला करके, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों को अगर मिला लिया जाए तो तीनों को मिला करके कितने अंक मिले हैं? सभी को मिला करके कुल प्राप्तांक 87 है। तो तीनों को मिला करके बेटा 87 मिले हैं, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। इसमें क्या करेंगे, x+12 गरिमा का है तो x+12, और प्लस x किसका है? अंजलि का, प्लस x-6 किसका है? आभा का है, इज इक्वल टू बोलो 87। तो हमने कर दिया इज इक्वल टू 87। ये तीनों के मार्क्स मिला करके 87 हो रहे हैं, यानी सबके मार्क्स मिला दें तब 87 हो रहे हैं। x x x 3x हो गया, ठीक है, प्लस 12 कहां से? यहां से, ठीक है, और -6 ये करना है। तो -6 इज इक्वल टू 87। 12 - 6 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 3x + 6 इज इक्वल टू 87। 3x इज इक्वल टू 87 - 6। तो 3x इज इक्वल टू 87 में से 6 घटाएंगे तो 81 हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो 81 हो गया बेटा। अब जरा इधर देखना, 3x इज इक्वल टू 81 है, तो 3x इज इक्वल टू 81। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3 से काटो, तो 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि x इज इक्वल टू 27। तो क्या हमारा x आंसर है? देखना 27 आया है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि आभा को कितने नंबर मिले बेटा। देखो 27 पहला ही आंसर है, लेकिन गलत हो जाएगा फिर। 27 हमको थोड़ी ना चाहिए बेटा। आपसे पूछ रहा है कि आभा को कितने नंबर मिले, तो आभा को बेटा x जो है ना, x तो अंजलि को प्राप्त हुए नंबर है, आभा को मिले हैं कितने? x-6। तो एक्चुअल में आभा को जो मार्क्स मिले हैं वो x-6 यानी कि 27 - 6 यानी कि 21 मार्क्स। तो आभा को एक्चुअल में 21 मार्क्स मिले हैं। कितने बेटा? 21। ऑप्शन में नहीं दिया है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे सुधार कर लो, 21 कर लो, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आभा को एक्चुअल में 21 मार्क्स मिले हैं। अब देखो एक बार जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं। आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए, ठीक है, तो अंजलि को मिल गया 27 मिल गया, 21 + 6 27 हो गया। जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए, तो गरिमा ने इससे 12 अंक अधिक, यानी कि 21 + 27 + 12 और 27 कितना हो गया? 39। तो टोटल मिला करके हो जा रहा है 7 1 8 9 8 17 को 7 हासिल 1, 3 2 6 2 8 और 1 9 97। नहीं बेटा, कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग, लग रहा है ऐसा। जस्ट ए मिनट, 7 1 8 9 8 17 को 7 हासिल 1, 3 2 6 3 2 5 2 7 1 8, सॉरी ठीक तो है बेटा, ठीक है, मैंने कुछ जोड़े, ठीक है 7 1 8 9 8 17 को 7 हासिल 1 और 2 2 4 3 7 1 8, ठीक है बेटा। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 21 मार्क्स, 27 नहीं। देखो यहाँ पे 27 बहुत सारे बच्चे मार देंगे आंसर में, लेकिन 27 नहीं होगा बेटा। आभा को पूछ रहा है, आभा को कितने अंक मिले, तो आभा को मिले हैं अंजलि से 6 अंक कम, ठीक है। तो यानी कि आभा को x-6 मिले हैं, यहाँ देखो, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 21, ठीक है। ये देखो, इसको सॉल्व कर लोगे क्या बेटा, जरा बताना। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन।
देखो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 2 में 4 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, है ना। और 3 में 6 का गुणा करोगे तो 18 आएगा। तो अब देखो 18 प्लस 8 और माइनस 3 में 6 का गुणा किया तो 18 आया, और प्लस 0.5 माइनस 8। यहाँ से क्या क्या कट रहा है वो देखो, ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 18 है, खत्म हो गया। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, खत्म हो गया। तो बचा क्या, 0.5 बस, है ना। आसान है बेटा, बचा 0.5, ऑप्शन हो गया बी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो करते हैं। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक अधिक प्राप्त किए तथा अंकित ने रमेश के 1/3 अंक प्राप्त किए। अगर रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए तो बताइए संजय ने कितना अंक प्राप्त किया। अब इसमें देखो बेटा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट क्वेश्चन है आसान, बस घुमा फिरा के बहुत ये आपको फंसाना चाह रहे हैं। देखना बेटा, इन एन एग्जामिनेशन संजय स्कोर 25 more than half of the marks obtained by Ramesh and Ankit got 1/3 marks of Ramesh. ठीक है, if Ramesh got thrice of half of 100, मतलब रमेश को सबसे पहले बेटा ये निकालते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स यही लग रहा है, मतलब रमेश को कितने अंक मिले, कितने नंबर भैया रमेश को मिले। देखो लिखा हुआ है रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए, 100 का आधा का 3 गुना, ठीक है। तो 100 का आधा कितना होगा, 100 इंटू 1/2, इसका 3 गुना कितना होगा, इंटू 3 कर दोगे तो ये कितना हो गया, 100 के आधे का 3 गुना हो गया। इसको जब काटोगे तो 2 से काटा, इधर 50 आया, 50 गुने 3 150, यानी 150 नंबर मिले बेटा किसको, 150 नंबर मिले रमेश को। ठीक, अब आगे देखते हैं, आपसे किसके अंक पूछ रहा है, संजय ने कितने अंक प्राप्त किए, संजय के अंक पूछ रहा है। ठीक है, अब एक परीक्षा में संजय ने रमेश द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी आपसे ये कह रहा है कि भाई जो संजय के अंक है ना, संजय ने जितने अंक प्राप्त किए वो कुछ ऐसा है कि संजय ने रमेश द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अधिक प्राप्त किए। तो रमेश को कितना मिला था, 150, तो संजय को 150 का आधा, यानी कि रमेश का आधा कितना हुआ, रमेश का आधा देखो बेटा, रमेश का आधा कितना हुआ, 150 रमेश को मिला है, तो रमेश का आधा होगा 75। और क्या कह रहे हैं, 100 संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक ज्यादा, तो 25 तो प्लस 25 कर दो, तो 75 प्लस 25 हो गया 100, तो 100 मार्क्स जो है वो मिले बेटा संजय को। अच्छा सवाल है, देखो यहाँ अंकित का कोई रोल ही नहीं है, जबकि अंकित का जबरदस्ती घुसा दिया है यहाँ डेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। कह रहा है तथा अंकित ने रमेश के 1/3 अंक प्राप्त किए, तो अंकित का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है अंकित का पूछा भी नहीं गया है। आपसे पूछा गया है कि संजय का बताओ, और संजय का आपने बता दिया। स्टार्टिंग से देखो कैसे, एक परीक्षा में संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। और रमेश का क्या दिया है, रमेश ने 100 के आधे से 3 गुने, 100 का आधा 50, 50 का 3 गुना 150, यानी रमेश को 150। अब यहां देखो संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अधिक, यानी 150 का आधा पहले करोगे तो 150 का आधा किया 75 आया, और 75 प्लस 25, ठीक है, तो 75 प्लस 25 हो गया बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 27, 56, 264 के लाख तथा हजार तक के सन्निकट मान का अंतर बताइए। ये कह रहा है बेटा कि एक काम करो, सबसे पहले तो इसका लाख में अप्रोक्सीमेशन कर लो, देन 1000 में अप्रोक्सीमेशन कर लो, और फिर अंतर बता दो। तो देखो 2756264, इसका अगर लाख में सन्निकट करें बेटा, लाख में अप्रोक्सीमेशन निकालें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख है। तो लाख में जब सन्निकट करोगे तो बगल वाले को देखो, बगल वाला 5 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है, 27 की जगह 28, और 1 2 3 4 5। जब इसके हजार में सन्निकट करोगे तो हजार का स्थान कौन सा है, बोलो, नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो हजार का स्थान कौन सा है, देखो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार वाला स्थान ये है। तो हजार में जब सन्निकट करोगे तो इसको देखोगे, 2 को देखोगे, 2 तो 5 से कम है, यानी 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी हजार में जो सन्निकट होगा आपका वो होगा 2756000, ठीक है। तो ये जो निकटतम मान है ये लाख तक निकटतम मान है, और ये जो सन्निकट है, जो अप्रोक्स वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है, ये 1000 तक नियरेस्ट वैल्यू है,
ये 1000 तक नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक है बेटा, दोनों का अंतर निकालना है, तो ये बड़ा है ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा, तो माइनस कर दो। तो ये कितना है, 2,80,000 में से 2,75,600 घटा देना है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये 44,000 बचेगा। 75,600 नहीं, ये है एक्चुअल में 28 लाख में से 27,56,000 घटा देना है, तो 44,000 बचेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 44,000। ठीक बेटा, आपको क्या करना था, लाख और हजार तक का सन्निकट मान निकाल करके और एक दूसरे को मतलब घटा देना था, अंतर निकाल लेना था, बी ऑप्शन हो गया 44,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, पहला वाला जो इक्वेशन ये एक्सप्रेशन है, और इसको सॉल्व करो, फिर दोनों का अंतर निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो जरा देखते हैं बेटा, दोनों को सबसे पहले सॉल्व तो करते हैं। ये इसको सॉल्व थोड़ी ना करना है, तो है ही ऑलरेडी। ये देखो सॉल्व तो इसको करना है, 1/4 इंटू 12/18, और ये इंटू हो जाएगा, चूंकि ये भाग है तो पलट करके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इंटू 6/4। ठीक, देखो 6 इंटू 3, 6 3 के 18, 4 इंटू 3, 4 3 12, और 3 से 3 खत्म हो गया, यानी 1/4 बचा। 1/4 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 0.25। तो मतलब इसको हमने सॉल्व किया, ये पूरे को, इस पूरे को, तो ये आया 0.25। ठीक है, अब इसको और इसका मतलब ये जो पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर आया 0.25, तो 0.25 का और 0.205 का डिफरेंस निकाल देना है, अंतर निकाल देना है, समझ रहे हो। तो 0.25 माइनस 0.205, इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका, मतलब बेटा कितना होगा, ये होगा 0.045, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.045 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये रहा। इसमें क्या कह रहा है कि 10,000 में निकटन कीजिए, तो इन दोनों का 10,000 में निकटन करना है, वैल्यू जो है राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, नियरेस्ट 10,000 तक। तो नियरेस्ट 10,000 तक सन्निकट कैसे निकालेंगे, देखो नियरेस्ट 10,000 तक निकालना है अगर, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये है 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये है 10,000। तो बगल वाला देखेंगे 2 है यहाँ पे, बगल वाला यहाँ पे 3 है, तो यानी कि किसी में भी ऐड नहीं होगा कुछ भी, है ना। तो ये हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000। तो 70,000 और 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो बेटा, तो इस तरीके से हमने ये 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब 2 पेज सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना पूरी वीडियो आपको देखनी है बेटा, बिल्कुल मिस नहीं करना, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा आपके लिए ही। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि इसका निकटतम मान निकालिए। तो लगभग में मान निकालना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, लेकिन निकटतम मान निकालने से पहले सबसे पहले आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा ना। तो 45.5 ही लिखो, जीरो का कोई वैल्यू तो है नहीं, इंटू 36। ठीक है, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30, 3 33 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27 हो गया, 3 पंजे 15 को 5 हासिल 1, 3 चौके 12 1, सॉरी एक बार और करना था ना, 3 पंजे 15 को 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 0 8, ये 7 6 13 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 16380। तो 16380 ये तो आ रहा है हमारा आंसर, लेकिन एक मिनट जस्ट एक मिनट बेटा, ये हमने ना ये दशमलव नहीं लगाया, डेसिमल लगाना भूल गए, तो एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल भी तो लगाओगे, तो 1638 हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसने कहा है कि लगभग मान कितना है, तो 1638 किसके नजदीक है बेटा, ऑप्शन ए के नजदीक है, 1640 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर है। ये देखो ये क्या कह रहा है, 10 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। भरत ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसने कुल 29 अंक प्राप्त किए, तो बताइए भरत ने कुल कितने प्रश्न गलत किए। इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Bharat attempted all the questions and got 29 marks in total. Then how many questions did Bharat get wrong? देखो कह रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 10 क्वेश्चन थे बेटा, 10 क्वेश्चन थे। आपसे कह रहा है, पूछ क्या रहा है लास्ट में कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड भरत गेट रॉन्ग, मतलब भरत ने कितने क्वेश्चन गलत किए। तो मान लो कि x क्वेश्चन गलत किए, माना
कि x क्वेश्चन रॉन्ग किए, उसने गलत कर दिए। ठीक है बेटा, कुल मिला के 10 क्वेश्चन थे। अगर x क्वेश्चन गलत कर दिए तो राइट यानी कि सही क्वेश्चन कितने किए उसने? सही क्वेश्चन किए 10 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि जो सही उत्तर है उस पर 5 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिया जाता है। तो तुमको इक्वेशन सही बनाना है। अगर तुमने इक्वेशन सही बनाया तो समझ लो बेटा तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। टोटल उसको 29 मार्क्स मिले हैं। सही उत्तर पर उसको मिलते हैं 5 नंबर। तो ये इतने उत्तर सही हुए तो 10 माइनस एक्स पे उसको मिलेंगे 5 नंबर और माइनस कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। गलत उत्तर कितने हुए? एक्स, तो एक्स पे 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहां देखो सही उत्तर पे इतने नंबर मिले, इतने उत्तर उसके सही हैं और हर एक सही उत्तर पे इतने नंबर मिलते हैं। यानी सही उत्तर पे उसको इतने नंबर मिले, लेकिन माइनस कर लिया गया, काट लिया गया हर एक गलत उत्तर पे 2 नंबर। और गलत हमने माना कि उसने एक्स उत्तर गलत किया, एक्स उसने आंसर गलत किया। कुल मिलाकर के बेटा टोटल मिलाकर के उसको मिले हैं 29 मार्क्स। तो हमने 29 के बराबर कर दिया। अभी देखो 5 का मल्टीप्लीकेशन 10 में भी होगा, एक्स में भी होगा। तो 15 माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 29। माइनस 5x और माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 7x हो जाएगा। तो 50 माइनस 7x इज इक्वल टू 29। 7x को इधर लेके आ जाओ, 29 को इधर लेके आ जाओ। तो 50 माइनस 29 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, अब 50 माइनस 29 जब करोगे बेटा तो 21 इज इक्वल टू 7x। अगर आप 7 से इसको काट दो तो 7 3 के 21, 3 हो गया। तो 3 इज इक्वल टू x हो गया। यानी x की वैल्यू 3 आ गई। यानी भरत ने 3 क्वेश्चन गलत किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करना बेटा। सिंप्लीफाई करने पे क्या परिणाम आ रहा है देखना। कह रहा है कि 41 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट 1/4 एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर 10.5 माइनस 1/8। अच्छा देखो ये जो 1/8 है ना, ध्यान से देखना बेटा, ये जो 1/8 है, ये 1/8 इसका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा जब ब्रैकेट खुलेगा। तो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट के मतलब जब भी कोई साइन ना हो ना, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, समझ रहे हो। लेकिन वो तब होगा जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो अब देखो अब क्या बन रहा है इक्वेशन, 41 डिवाइडेड बाई 1/4 एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर 10.5 माइनस 1/8 इंटू 4। ठीक है, ये बन रहा है इक्वेशन। यहां से अगर हम लोग काटें तो 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 का मतलब क्या 0.5। तो 41 डिवाइडेड बाई 1/4 एंड प्लस 10.5 माइनस 1/2 का मतलब क्या हो गया बेटा 0.5। ठीक है, यहां से देखो 41 डिवाइडेड बाई 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब 0.25 हो गया, प्लस 10.5 माइनस 0.5 10 हो गया। यानी कि अब देखो ये इतना हुआ। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 डिवाइडेड बाई ये 10 प्लस 0.25 कितना हुआ 10.25 हो गया। तो यानी कि जब हम लोग 41 में इसका भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना बेटा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 चौके 40, 25 चौके 100, तो भाग दे करके देख लो आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको सरल करना है, इसको तो सरल करना बहुत ही सरल है, तो इसको सरल करना ही बहुत आसान है। 8 में 8 का भाग दिया 1 आ गया, 8 में 8 का गुणा किया 64 आ गया। तो 1 प्लस 64 माइनस 8 है ना, तो 8 7 56 1 57 57 आंसर हो गया हमारा। यहां से देखो आसान है, इसको करो जरा। देखो बेटा इसको सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेना है, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 7/18 एंड प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 4.5 को कैसे लिख सकते हो, देखो 4.5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 45/10, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 दूनी 10 5 9 45, इसको हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं। तो ये डिवाइडेड बाई 9/2 हो गया है ना। इसको फ्रैक्शन में इसलिए लिखा ताकि आसान हो जाए हमारा काम। ठीक बेटा, अब दूसरा फ्रैक्शन देखो इनटू ये क्या है 0.25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई 5/20 को 5 करने 5 5 चौका 20, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक, यहां देखना 7/18 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई 9/2 है,
तो इंटू 2/9 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और ये देखो 1/4 का डिवीजन 1/4 से हो रहा है, तो सेम चीज का डिवीजन सेम चीज से हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1, तो इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। अब यहां से देखो 2 से 2 खत्म हो गया बेटा, यानी ये इक्वेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है 7/18 एंड प्लस 1/9, बस सिंपल इतना। और ये इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वो संख्या ही आएगी, है कि नहीं बेटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ खास मतलब है नहीं। अब देखो इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो तो 18 आएगा, तो 7 प्लस 9 दूना 18, तो 1 दूना 2, यानी कि 7 प्लस 2 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1/2 आंसर आ रहा है। 1/2 कहीं 0.5 होगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। हाँ देखो 0.5, क्योंकि 1/2 का मतलब बेटा 0.5 ही तो होता है ना, तो आंसर हो गया 0.5, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बेटा देख लेते हैं ना। देखो 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया, 1 इंटू 5 25 होगा क्या, नहीं। 3 में 6 का भाग दिया तो 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 प्लस 3, ये तो 3.5 आएगा, तो ये भी गलत है। ये देखते हैं 5 बटे 40, 4 में से 40 घटाएंगे तो बेटा इतना आएगा क्या ना, बिल्कुल नहीं। 4 में ये भी गलत हो गया, तो यही सही होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 4 में 8 का भाग दिया आया 0.5, तो 3 प्लस 5 इंटू 0.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 0.5 2.5 हो जाएगा, और माइनस 3, तो ये आंसर अपना आएगा बेटा 2.5, एग्जैक्टली करेक्ट। देखो ये माइनस 3 प्लस 3 खत्म हो गया, 2.5 बचा, ठीक। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो वैसे भी उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा आराम से, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा इसमें हम यूनिटरी मेथड भी करने वाले हैं, एक नियम भी करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एक नियम के भी सवाल करेंगे, तो 20 सवाल इसके ही बेटा, इसके भी हैं, मतलब साथ साथ करते जाओ। वीडियो भले लंबी हो लेकिन तुमको करना पूरा है। ये देखो इसमें क्या करना है, इसको सरल करने पे क्या परिणाम आएगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो ना, सबसे अंदर जो ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा फाइनली, देखो 1 माइनस 3/5 एंड प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, और 7 माइनस 2 घटाया तो 5 आया, तो इंटू 5, इसको पहले, ये जो 5 आएगा ना इसको पहले सॉल्व करना है बेटा, इसको और इसको पहले गुणा कर लेना है। तो देखो ये जो हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ, ये इतने इतने दूर की जो चीज़ है, एक मिनट रुकना, थोड़ा क्लैरिटी से तुमको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है इतने दूर की, ये पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, यहाँ कोई साइन नहीं है। तो यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो इसको ब्रैकेट के जस्ट बाद इसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/4 इंटू 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो पहले तो बेटा यहाँ 5/4 लिख लेना है, यानी कि ये 1/4 ना लिख करके चाहिए, तो ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 1/4, नहीं यहाँ पे 5/4 ही डायरेक्ट लिख लो ना, डायरेक्ट हमने तो सॉल्व ही कर लिया, तो डिवाइडेड बाई 5/4, ठीक। 1 माइनस 3/5 एंड प्लस 1/2 में 5/4 का डिवीजन करोगे तो कितना आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/5, 2 से काटा 2 दूनी 4, यानी कि 2/5, है ना। तो इसकी वैल्यू 2/5, तो प्लस 2/5। अब देखो 1 माइनस 3/5 और 2/5 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। देखो बेटा 3/5 एंड प्लस 2/5, तो ऊपर ऊपर का जोड़ लिया तो 5/5, 5/5 का मतलब क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों के ना बहुत छोटे छोटे जवाब आते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े सवालों के ऐसे छोटे छोटे ही जवाब आते हैं। तो ऐसे देख के यार घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि हाँ ऐसे ही जवाब आने थे, बहुत बड़े भारी भरकम जवाब नहीं आएंगे तुम्हारे, बहुत छोटे ही जवाब आएंगे, ठीक है। ये जरा करो बेटा, ये सेम एक इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है ना, तो इसको आप लोग कर लेना है। अच्छा रुको करवा ही देता हूं, लेकिन बेटा इसको कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे देखो 40 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। 40 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राम ने 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 5 प्रश्न गलत कर दिए। बेटा देखो तो ये तो सिंपल है ना, ये तो उससे भी सिंपल है। 35 का सही उत्तर दिया मतलब हर एक सवाल पे 4 नंबर मिला, तो ये 140 मार्क्स इसको मिल गए, है ना। और क्या है, 5 उत्तर गलत दिया तो हर गलत उत्तर पे 1 नंबर कट जाएगा, तो 5 × 1 यानी कि 5 नंबर कट गया। तो
तो देखो उसको टोटल मिलना चाहिए था 140 मार्क्स, है ना, मिलना चाहिए था 140, लेकिन 5 माइनस हो गया, तो 140 माइनस 5 यानी कि 135 उसको मिला, क्योंकि ये गलत उत्तर है ना, ये गलत जवाब है, तो गलत पे उसके 1 नंबर कट रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 140 माइनस 5 135 मार्क्स। समझ गए बेटा, 135 मार्क्स, ऑप्शन होगा सी। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अब हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का, यानी कि जो हमारा जिस हेडिंग से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी, ये हेडिंग सरलीकरण और सन्निकटन, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड देखो आपको पढ़ाया हुआ है, यूनिटरी मेथड में सबसे पहले एक वस्तु के किसी एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में वैसे सवाल होते हैं बेटा कि सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फिर जितना भी पूछा रहता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। रेडी हो? चलो भाई ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 4 मीटर कपड़े का मूल्य 32.4 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य। देखो बेटा, अगर 4 मीटर का मूल्य कपड़े का मूल्य है 32.4, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 32.4 एंड डिवाइडेड बाई 4, 4 का भाग हो जाएगा, तो 8.1 रुपीस 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया। 15 मीटर का मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो 15 मीटर का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 15 मीटर का मूल्य 8.1 इंटू 15, तो 15/120, 121.5। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ये देखो, एक मशीन 1 मिनट में 15 चार्जर बनाती है, तो आधे घंटे में कितने चार्जर बनाएगी बेटा? 1 मिनट में 15, तो आधा घंटा में कितना मिनट होता है? 30 मिनट। आधा घंटा में 30 मिनट, और अगर 1 मिनट में वो चार्जर बनाती है 15, तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में कितने चार्जर बनाएगी बोलो? हम लोग क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 450। ठीक, बी ऑप्शन। 2 किलो नमक का मूल्य 60 है, तो 750 ग्राम नमक का मूल्य। देखो बेटा, 2 किलो नमक का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ सॉल्ट इज 60, तो 2 किलो का प्राइस है 60, तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? 60/2 यानी कि 30, 1 kg का प्राइस है। और 750 ग्राम का मतलब क्या हुआ बेटा? 750 ग्राम को अगर तुम किलोग्राम में बदलोगे ना, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि 0.75 किलोग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? 0.75 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब देखो ये 0.75 किलोग्राम हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 0.75 की वैल्यू निकाल ली है, 1 किलोग्राम की वैल्यू है 30, तो 0.75 किलोग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बोलो? 30 इंटू 0.75। ठीक है, 0.7 मतलब 3/4। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 पंजे 15 को 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22 हासिल 2, हाँ तो 2.25 और 22.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो 0.7 इसमें कन्वर्जन करना था, मतलब ये जो 750 ग्राम है इसको किलोग्राम में बदलना था, तो जब किलोग्राम में बदल लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 क्वेश्चन हमारे एक एक नियम के हो गए, यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें ये कह रहा है कि 6.4 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 15 मीटर। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, 15 मीटर का मूल्य निकालना है, 15 मीटर की वैल्यू, तो 15 को ऊपर रखो, 6.4 का मूल्य दिया हुआ है तो 6.4 को नीचे रखो, 6.4 का मूल्य कितना दिया हुआ है तो 768, 768 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आसानी से निकाल लोगे बेटा, 1 दशमलव इधर गया, ये डेसिमल इधर, यानी कि 150। अब ये क्या हो गया बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 768 इंटू 150/64, तो 150/64, 64 से अगर इसको काटोगे तो 64 1s आर 64, और 6 6 12 128, दूना 128 हो गया, 15 12 180, यानी कि 1800 रुपया हो गया हमारा आंसर। सो गुना करोगे तो 1800 आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो डायरेक्ट ये निकालने का डायरेक्ट तरीका है बेटा कि जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू नीचे रखो, और जितने की वैल्यू निकालनी है उतने की वैल्यू ऊपर रखो। 6.4 का प्राइस कितना दिया हुआ है? 768, तो 768 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां देखो 7.2 प्रति कॉपी की दर से 120 कॉपियों का मूल्य, मतलब अगर एक कॉपी का प्राइस है 7.2, तो 120 का प्राइस कितना हो जाएगा? इंटू 120 कर दो ना बेटा,
तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 हो गया, सिंपल। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। 264 रुपीज प्रति दर्जन की दर से 18 पुस्तकों का मूल्य। द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स एट द रेट ऑफ 264 पर डजन। यानी कि पर डजन का मतलब क्या हो गया कि 12 बुक्स का जो प्राइस है वो है 264। तो 1 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, एक किताब का प्राइस हो जाएगा 264 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 का भाग दिया इसमें तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक किताब का प्राइस 22 रुपया हो गया। ठीक है, अब 18 पुस्तकों का मूल्य आपको चाहिए बेटा। तो एक किताब का मूल्य 22 हो गया, तो 18 का प्राइस कितना हो जाएगा, 18 इंटू 22 यानी कि 18 दूना 36, 3 18 दूना 36 और 3 39, 396, 396। तो 18 पुस्तक का मूल्य, 18 किताबों का मूल्य हो गया 396, ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखो, गौरव 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चलता है, एक दिन में कुल कितना पैदल चलेगा। गौरव वॉक्स 5.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर विल गौरव वॉक इन 1 डे। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 12 नहीं। एक दिन को मतलब पूरा दिन और रात मिला के गिना जाता है। जैसे संडे है तो संडे का दिन और संडे की रात को मिला करके टोटल मिला करके गिना जाता है। ठीक है, तो एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे 24 आवर्स हो गए। एक घंटे में 5.5 किलोमीटर गौरव पैदल चलता है, तो 24 घंटे में 24 गुणे 5.5, 24 पंजे 120 हो गया, और 120 और 12 132, तो 132 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा डी। समझ रहे हो बात। चलो भाई, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 केलों का मूल्य 44 है, तो 8 दर्जन केलों का मूल्य। अच्छा, अब इसमें तुम सीधा 12 से गुणा कर सकते हो बेटा, क्योंकि 8 केला दिया हुआ और 8 दर्जन निकालना है, तो दर्जन में 12 केले, तो 12 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, हम फिर भी इसका एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 8 केलों का मूल्य 44 है, तो सबसे पहले बेटा तुम एक दर्जन का मूल्य निकाल लो, या तो ऐसे सोचो कि डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं ना। 8 दर्जन में कितने केले टोटल, तो एक दर्जन में 12 केले, तो 8 दर्जन में 8 इंटू 12 यानी कि 96 केले। 8 किलो का मूल्य दिया हुआ है, 96 किलो का मूल्य निकालना है, तो 96 को ऊपर रखो, 8 को नीचे रखो। क्यों, क्योंकि 96 का निकालना है मूल्य, तो 96 को हमने ऊपर रखा, और 8 का दिया हुआ है तो 8 को नीचे रखा, और 8 किलो का मूल्य 44 है, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो, जब तुम काटोगे ना इसको, जस्ट ए मिनट, इसको मिटा लेने दो। तो जब तुम इसको काटोगे बेटा, तो 4 दूनी 8 और 4 11 हो गया, 2 से काटोगे तो 48, यानी 11 इंटू 48 कितना होगा, 11 बटे 88 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52, 52, तो 528 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक कमरे में 12 टेबल रखे जा सकते हैं, तो 396 टेबलों को रखने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। बेटा एक कमरे में 12 टेबल रखे जा सकते हैं, है ना, तो 396 टेबल रखना है, तो 396 में 12 का डिवीजन कर दोगे, 12 का भाग दोगे, तो 12 3 36, 12 3 36, ऑप्शन 33 रूम्स हो जाएगा। 33 रूम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टोटल रखने के लिए। कितने टेबल्स, 396 टेबल्स रखने के लिए। ये देखो, 4800 को 12 व्यक्तियों में बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक को मिलने वाले रुपयों में 50 की वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, 4800 को 12 पर्सन्स में बांटा जाता है इक्वली। 4800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 12 पर्सन इक्वली, यहाँ दिया हुआ है ना, 4800 इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 12 पर्सन। तो सबसे पहले 4800 में 12 का भाग दे दो, तो यानी कि हर एक आदमी को 400 रुपये मिला कि नहीं, बोलो, हर एक आदमी को 400 मिला। अब आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक को मिलने वाले रुपयों में 50 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 450 रुपया मिला और प्लस 50 इनको और दे दिया जाए, तो कितना हो गया, 450 हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 450 रुपीज यानी सबको मिल गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक स्टोर 8 सेबों के पैकेट को 35 में तथा 1 से 5 रुपए में बेचता है, तो एक व्यक्ति 24 सेब खरीदता है, तो उसे कितनी राशि देनी होगी। अ स्टोर सेल्स ए पैक ऑफ 8 एप्पल्स फॉर ₹35 एंड 1 एप्पल फॉर ₹5। इफ ए पर्सन बाइज 25 एप्पल्स, व्हाट इज द अमाउंट ही हैज टू पे। देखो, एक स्टोर जो है वो 8 एप्पल सेल करता है 35 रुपए में और 1 एप्पल 25 रुपए में। कोई आदमी 24, अगर मान लो कि 24 सेब खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करेगा,
सबसे पहले पैकेट पैकेट खरीदेगा, मतलब 8 का एक पैकेट, फिर 8 का दूसरा पैकेट, फिर 8 का तीसरा पैकेट, 24 सेब हो गए, और एक सेब अलग से खरीद लेगा वो। तो एक पैकेट कितना मिलता है बेटा, 35 रुपीज़ में एक पैकेट मिलता है। तो ये वाला पैकेट मिल गया 35 रुपीज़ का, ये वाला पैकेट मिल गया 35 रुपीज़ का, ये वाला पैकेट मिल गया 35 रुपीज़ का, और ये एक सेब जो बचा वो उसको कितने रुपए का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा। तो टोटल कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, देखो टोटल 35 इंटू 3, मतलब 3 बार 35 एंड प्लस 5, 3 3 का 9, 5 3 15, तो यानी कि 120 रुपए टोटल देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, समझ रहे बेटा? एक मिनट, 110 की 120, रुको, 3 3 का 9, 5 3 15, यानी कि ये तो हो गया 105, 110 रुपये बेटा, 110 रुपये उसको टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, 120 नहीं 110 रुपया, डी ऑप्शन। ये देखो, ये तो हमने क्लास में करा रखा है। ये देखो फिर से, 6 पेन की कीमत 150 है तथा 5 पेंसिल की कीमत 1 पेन के बराबर है। तो 6 पेंसिल की कीमत, आपको 6 पेंसिल की कीमत निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल। मतलब सबसे पहले देखो, 6 पेन की कीमत 150 है, तो यहाँ लिखो 6 पेन का जो प्राइस है वो 150 है। तो 1 पेन का प्राइस क्या होगा बेटा, 1 पेन का जो प्राइस होगा 150/6, यानी कि 25 रुपीज़। तो 1 पेन का प्राइस 25 रुपीज़ हो गया, है कि नहीं? अब आपसे कह रहा है कि तथा 5 पेंसिल की कीमत 1 पेन के बराबर है। तो 5 पेंसिल की कीमत 1 पेन के बराबर है, तो 1 पेन की कीमत कितनी, 25 रुपए, यानी कि 5 पेंसिल जो है, 5 पेंसिल जो है वो 25 रुपए का मिलता है, क्योंकि 5 पेंसिल की जो कीमत है ना वो 1 पेन की कीमत के बराबर है। तो 5 पेंसिल 25 रुपए का मिलता है। तो एक आपको कितना पेंसिल चाहिए, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल व्हाट विल कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल चाहिए। तो देखो बेटा, 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपया हो गया, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 25/5 इज इक्वल टू 5 रुपए। तो 6 पेंसिल की कीमत बोलो, तो 6 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 रुपीज। ठीक है बेटा, तो 6 पेंसिल की कीमत हो गई 30 रुपए, ऑप्शन होगा डी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना जरा, 6 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह सिंपल सा सवाल है, सिंपल फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हो कि m1d1 इज इक्वल टू m2d2, यानी कि 6 व्यक्ति हैं, 6 आदमी हैं, तो m की वैल्यू 6 कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 15 व्यक्ति हैं और कितने दिन में करेंगे, d2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो 15 से 15 कट गया, यानी कि 15 आदमी, मतलब 15 व्यक्ति जो है वो 6 दिन में इस काम को कर देंगे, सिंपल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 8 संतरा अथवा 6 अनार का मूल्य 48 रुपया है, तो 20 संतरा और 25 अनार का मूल्य कितना होगा। द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस और 6 पोमेग्रेनेट्स इज 48, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस एंड 25 पोमेग्रेनेट। देखो इसमें ये कह रहा है बेटा कि या तो तुम 8 संतरा ले लो, या तो तुम 8 संतरा ले लो या 6 अनार ले लो, दोनों ही आपको 48 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बेटा 8 संतरा मिल रहा है कितने में, 48 रुपए में, तो जरा बताना कि एक संतरा कितने रुपए में मिलेगा। एक संतरा मिलेगा 48/8 यानी कि 6 रुपीज में। और देखो अगर 6 अनार मिल रहा है 48 रुपीज में, तो 6 अनार मिल रहा है कितने में, 48 रुपीज में, तो एक अनार कितने मिलेगा बेटा, एक अनार आपका मिलेगा, ये भी मिलेगा 48/6 यानी कि 8 रुपीज में। तो एक संतरा तो 6 रुपए में मिलेगा, एक अनार 8 रुपए में मिलेगा। क्या क्या खरीदना है देखो जरा, खरीदना है 20 संतरा 25 अनार। तो बेटा 20 संतरा 25 अनार, तो 20 संतरा, एक संतरा मिलता है 6 रुपए का, तो 120 रुपए का तो संतरा हो गया। और 25 अनार खरीदना है, तो एक अनार मिलता है 8 रुपए का, तो 25 वठे 200 का अनार हो गया। ठीक है, 200 रुपए का अनार हो गया बेटा। 120 रुपए का संतरा, 200 रुपए का अनार, दोनों को जोड़ करके 320 रुपए का टोटल प्राइस ये हुआ। आपको अगर लेना है ना तो जो दोनों को जोड़ करके 320 रुपए मिलेंगे, मतलब आपको देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलो ये कह रहा है एक मजदूर को 250 रुपए प्रतिदिन मजदूरी पर रखा गया है, उसे फरवरी 2008 में कितने रुपए मिलेंगे। तो बेटा यहाँ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें इसी में घुसा दिया इसने। तो लीप ईयर में कितने दिन होंगे, फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज होंगे, क्योंकि 2008 दिया हुआ है।
2008 क्या है, 4 से डिविजिबल है, और मैंने लीप ईयर आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए 2008 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, तो फरवरी में उसको कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 29 डेज में कितने रुपए मिलेंगे, 29 दिन की फरवरी हुई तो 29 डेज में हर एक दिन मिलता है 250 रुपया, तो 29 डेज में कितना मिला बोलो। ये हो गया आपका 0, 25 9 225 हासिल 22, और 25 दूना 50, 50 और 22 कितना हो गया 72, 7250 रुपया। तो ऑप्शन डी हो गया सही। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 किलोग्राम शक्कर में 80 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, तो बेटा 12 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू 1000 ग्राम, यानी कि 12 किलोग्राम इज इक्वल टू 12,000 ग्राम। 12 किलो का मतलब हो गया 12,000 ग्राम। कह रहा है 80 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, तो 12,000 ग्राम में 80 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे बेटा, 12,000 ये लिखो और डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 8 से हमने काटा तो ये 8 एक 8, 8 45, 150 पैकेट, 150 पैकेट्स विल बी मेड इन 12 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, 150 पैकेट, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल ये वाला देखना बेटा, 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ये आपसे कह रहा है 10 मोबाइल की कीमत 1,20,000 है, 3 अलमारी की कीमत 1 मोबाइल के बराबर है, 3 मोबाइल की कीमत 1 अलमारी की 3 अलमारी की कीमत 1 मोबाइल के बराबर है, तो 11 अलमारी की कीमत आपको बतानी है। देखो बेटा 10 मोबाइल की कीमत 1,20,000 है ना, तो यहाँ 0 से 0 उड़ा दो, यानी कि एक मोबाइल की कीमत आपकी हो गई 12,000, तो 12,000 रुपए में एक मोबाइल मिल जाता है। और ये कह रहा है आपसे कि 3 अलमारी की कीमत 1 मोबाइल के बराबर है, यानी कि 3 अलमारी की कीमत भी 12,000 होगी। ठीक है, तो 3 अलमारी की कीमत भी 12,000 होगी, 12,000, क्योंकि एक मोबाइल की कीमत के बराबर है। तो एक अलमारी की कीमत कितनी हो जाएगी, एक अलमारी की कीमत 12,000 और बटे 3, यानी एक अलमारी आपको मिलेगा 4,000 रुपए में। ठीक है, बहुत सही। तो 11 अलमारी कितने में मिलेगा, अगर एक अलमारी 4,000 में मिलता है तो 11 अलमारी बेटा, 11 अलमारी आपको मिलेगा 11 इंटू 4,000, यानी कि 44,000 रुपए में। ये हो गया आंसर, 44,000 रुपीज में, ऑप्शन ए। समझे, अगला क्वेश्चन देखो। 10 किलोग्राम चावल तथा 10 किलोग्राम दाल का मूल्य 350 है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 20 है तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य। अच्छा देखो बेटा, यहां पे इसने 1 किलो चावल का मूल्य दे दिया है, 1 किलो चावल का मूल्य 20 है, तो 10 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10, तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, यानी 10 किलो चावल का मूल्य 200 हो गया, प्लस 10 किलो दाल का मूल्य मिला के 350 है, यानी कि 10 किलो चावल का मूल्य 200 हो गया, प्लस 10 किलो दाल, ये मिला करके 350 है। ठीक है, तो 10 किलो दाल का मूल्य यहां से हो जाएगा बेटा, 10 किलो दाल का मूल्य अगर निकालना चाहते हो तो 200 को इधर ले जाकर के घटा दो, तो 350 माइनस 200 यानी कि 150, यानी कि 10 किलो दाल का मूल्य हो गया 150। तो दाल का मूल्य पूछ रहा है, 10 किलो का प्राइस है 150, तो 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा, 150/10 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 रुपए पर kg। तो दाल का मूल्य यहां से हमने निकाल लिया 15 रुपया 1 किलो का। यही तो पूछ रहा था, 1 किलो दाल का मूल्य, बिल्कुल सही। रायपुर से गोरखपुर का 3 व्यक्तियों रायपुर से गोरखपुर का 3 व्यक्तियों का रेलगाड़ी का किराया 1731 है, तो 5 व्यक्तियों का किराया बेटा, 5 का किराया निकालना है, 3 का किराया दिया हुआ है, 1731 से गुणा कर दो, सिंपल शॉर्टकट अपनाएंगे। ठीक है, तो 3 से काटा, 3 5 15, 2 23 बचा, 3 7 21, 3 7 21, 577 गुना 5 कितना हुआ, 577 गुणे 5, 5 7 35 हासिल 3, 5 7 35 3 38 हासिल 3, 5 5 25 3 28, तो 2885, ऑप्शन हो गया सी, 2885। लास्ट क्वेश्चन जरा करो बेटा, अच्छे से करो। ये कह रहा है कि एक फ्रिज तथा एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 22,000 है, 2 फ्रिज का मूल्य 27,000 है, तो 3 वॉशिंग मशीन का मूल्य। देखो बेटा यहां से समझना, 2 फ्रिज का मूल्य 27,000 है, तो यहां से आप एक फ्रिज का मूल्य निकाल सकते हो, कैसे, एक फ्रिज बराबर 27,000 और बटे
2, यानी कि 13,500 का आपका पड़ता है एक फ्रिज, ठीक है। तो एक फ्रिज है 13,500 रुपए का, तथा एक वॉशिंग मशीन, तो प्लस डब्ल्यू फॉर वॉशिंग मशीन बराबर हो गया आपका 22,000। तो यहाँ से आप वॉशिंग मशीन का मूल्य निकाल सकते हो 13,500 और प्लस वॉशिंग मशीन मतलब डब्ल्यू लिख दिया तो 22,500, सॉरी 22,000, ये 22,000 है ना, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का मूल्य निकालना है, तो वॉशिंग मशीन बराबर 22,000 माइनस 13,500, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जरा देखना, ये 0 0, ये 5, 21 में से 13 को घटा दोगे तो बटा 21 में से जब 13 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो 8,500 रुपये ये वॉशिंग मशीन का मूल्य है ना। ये वॉशिंग मशीन का मूल्य 8,500, जबकि फ्रिज का मूल्य देखो 13,500। आपसे अब हमको क्या क्या चाहिए बेटा, 3 वॉशिंग मशीन का मूल्य, अच्छा 3 वॉशिंग मशीन का मूल्य चाहिए ना, तो ये एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना है, तो 3 का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का प्राइस इंटू 3 कर दोगे, तो ये 0 0 3 5 15, 1 3 मट्ठे 24, 1 25,500 रुपये, ये हो गया आपका 3 वॉशिंग मशीन, 3 वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो गया बेटा 25,500, 25,500 रुपये, समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने 40 क्वेश्चन टोटल, यार 40 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर अंदर किए हैं, बहुत अच्छे स्पीड से किया है, वो भी तब जब तुमको समझाने में इतना टाइम लगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे यूनिटरी मेथड के बड़े शानदार शानदार, और हमने 20 क्वेश्चन किसके कर लिए, 20 क्वेश्चन बेटा कर लिए हैं इसके आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के, ठीक है। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा, बाकी मस्त रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, थोड़ी मेहनत करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और सारी शीट सॉल्व करते रहो और इसी तरह से बहुत अच्छे से मेहनत करते रहो ताकि आप ये एग्जाम निकाल पाओ। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो नवोदय, सैनिक की कर रहे हो सैनिक, आरएमसी आरएम, जिसकी भी बेटा तैयारी कर रहे हो लग जाओ, टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, हमें इस बार क्लियर करना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। चलो बेटा ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।